हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU 2021 के TDE के क्वेश्चंस के बारे में। इट मींस लास्ट ईयर के जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए थे ना, उसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। तो देयर वर 4 क्वेश्चंस इन टोटल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 विच सेज steady state solution to the equation ut minus a square ux is equals to 0 वेयर जो x है वो 0 से l के बीच में है और जो t है ग्रेटर देन 0। और हमें दो कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसको हम बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। तो हमें दो बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है कि u0t इज t1 एंड ult इज t2, और हमें देन के बाद बताना है इसके बारे में। तो देखिए, ये ना इस इक्वेशन को देखते से आप क्या क्या समझ पा रहे हैं वो ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि इस तरीके की जो इक्वेशन होती है ना, वो हमेशा हीट वेव इक्वेशन ही हो रही होती है। तो फर्स्ट थिंग ऑल वी नो इज दैट दिस इज अ हीट वेव इक्वेशन। प्लस और क्या पता है हमें इसके बारे में, दैट सिंस इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस है वो नॉन जीरो है और ये एक वेरिएबल है, देयरफॉर इस तरीके की इक्वेशन को वेयर बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयर आर सम वेरिएबल्स, इसको हम बोलते हैं इट इज अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो हमें पता है कि ये क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दे रखा है हमें। अब ये हीट वेव इक्वेशन है प्लस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं सच दैट ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर रिड्यूस हो जाए या फिर कन्वर्ट हो जाए। दैट इज जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी हमारे होमोजेनियस इक्वेशन की, वो दोनों 0 0 हो रही होंगी और इसके बाद हमारे पास इसका सोल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसको हम कैसे बनाएंगे। सो देयर इज दिस फॉर्मूला व्हिच इज uxt is equals to vxt plus t2 minus t1 x by l plus t1। ओके, वे जो t2 होता है ना, ये वो वैल्यू होती है जो u lt में दे रखी होती है, और जो t1 होता है ये वो वैल्यू होती है जो u0t में हमें क्वेश्चन में ही दे रखी होती है। नाउ इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा एंड दिस फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई मेमोराइजिंग इट। नाउ जब हम इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये वाला जो टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर ये टर्म 0 के इक्वल हो गया तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम दिस इक्वेशन विल रिड्यूस इन t2 minus t1 x by l plus t1। ओके, इट इज वेरी क्लियर कि ये आ जाएगा। तो अब आप डायरेक्टली देख सकते हो ऑप्शंस में से ये कौन सा, इट इज क्लियरली द थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बट अब आप लोग कहेंगे ऐसे कैसे हमने होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो लेट्स सी द प्रोसेस कि इसको हम 0 कैसे कर रहे हैं और कैसे ये पूरी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन एक होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा था कि जो u0t पर वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, t1। और हमें फॉर्मूला पता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा uxt वाला। तो u फॉर्मूला क्या था, uxt इज इक्वल टू vxt प्लस t2 माइनस t1 x बाय l प्लस t1, है ना। हमें ये फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, u0 है, इट मीन हमें x की जगह पर 0 डालना है। जब हम x की जगह पे 0 डालते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके की बन जाती है, देखिए ये क्या हो जाएगा, u0t हो जाएगा ये, और u0t इट मीन इसको मैं लिख सकती हूँ t1 के इक्वल। तो दिस विल बिकम t1 इज इक्वल टू v0t, और यहाँ पे आप देखो x 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड हियर प्लस t1। दिस इम्प्लाइज कि मेरी जो v0t की वैल्यू है इट विल बी 0। तो आप देख लो कि v0t है ना, वो 0 के इक्वल आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन की बात करती हूँ, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, दैट इज अगर मैं बात करती हूँ ult की, आई नो इसकी वैल्यू कितनी है, t2 दे रखा है क्वेश्चन में, और अगर मैं इस फॉर्मूला में x की जगह पर l डालती हूँ, दैट इज देखिए यहाँ पे आप x की जगह पर l डालने की कोशिश करिए। This will be is equals to t2 is equals to v l t प्लस, देखिए t2 माइनस t1 है एंड x बाय l, तो इसकी जो पूरी वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी t2 प्लस, या we'll get this answer। ओके, मतलब हमारा ये वाला जो इक्वेशन है इट विल गेट रिड्यूस टू दिस इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, v l ऑफ l कॉमा 2 विल बी इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो ये नॉन होमोजेनियस था, मतलब ये हमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी
हमने इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने बस एक फॉर्मूला यूज किया और हमने पूरे क्वेश्चन को, देखिए बाउंड्री कंडीशन हमारे 0 हो चुकी है, इट मींस हमने इस क्वेश्चन को एक होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ये होमोजेनियस हो गई, बस अब हमें एक चीज और चेक करनी है। हमें क्या चेक करना है, दैट ये जो क्वेश्चन में दे रखा है क्या वो VT सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन जो UT है क्या उसकी जगह पे VT माइनस ए स्क्वायर VXX इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज होमोजेनियस। सो फॉर चेकिंग दैट लेट अस सी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम उससे लेके चलते हैं। दैट इज UT इज इक्वल टू we already had this formula, right? That is U x comma t is equals to V x comma t plus T2 minus T1 x by L plus T1, right? अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, UX minus a square U T2, सॉरी here it was t and here it was x। हमें प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है फॉर v ऐसा वेरिएबल। यहाँ पे u है, हमें v के लिए प्रूव करना है क्योंकि अभी तो हमने दिखाया कि v होमोजेनियस है। तो अभी हम ये कैसे करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। तो कितना आ जाएगा, ut x t इज इक्वल टू vt x t। और यहाँ पर सिंस स्मॉल t जो है ना, ये स्मॉल t वाले के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो सिंस ये पूरे दोनों टर्म्स में स्मॉल t प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा। इट मींस हमारे पास इतना इक्वेशन आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड सॉल्विंग इट फर्दर, जो हमने वो जो मेन इक्वेशन है ना हमारा, मतलब ये वाला इक्वेशन है, इसको अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वी विल गेट u x t इज इक्वल टू v x t प्लस T2 माइनस T1 x तो था ऑलरेडी, तो अपॉन L बच जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। अब हम इसको अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, दिस विल बी दिस। तो वी विल गेट दिस, और सिंस ये वाले टर्म में x का कुछ है ही नहीं तो फिर हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को किस इक्वेशन में डाल दो, इस वाले इक्वेशन में डाल दो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें। अगर हम डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो क्वेश्चन था ना हमारा ut माइनस ए स्क्वायर UXX इज इक्वल टू 0, और हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी, और दो बाउंड्री कंडीशन एक T1 और एक T2 के इक्वल थी, जिसके कारण ये क्वेश्चन नॉन होमोजेनियस बन रहा था। और हमने इसको किस तरीके से चेंज कर दिया, हमने इसको बना दिया VT माइनस ए स्क्वायर VXX इज इक्वल टू 0 में हमने इस क्वेश्चन को बना दिया, दिस इज V। और यहाँ के जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है ना वो 0 के ही इक्वल है, अभी अभी हमने देखा था, ओके। तो जिसके कारण ये जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम करते हैं। प्लस यू कैन सी दैट क्वेश्चन में हमने एक चीज और बोल रखी थी, दैट इज अगर UX 0 के इक्वल होता है, मतलब जो t है स्मॉल वेरिएबल t, स्मॉल लेटर वाला t जो है, अगर वो 0 हो जाता है तो वैल्यू fx होगी। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं व्हाट इसका क्या मतलब है। इट मीन्स दैट अगर हम UXT, मतलब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था बिगनिंग में, UXT इज इक्वल टू VXT प्लस T2 माइनस T1 x बाय L प्लस T1, ये हमारा फॉर्मूला था। और उसमें क्या बोला क्वेश्चन ने कि t की जगह पे अगर आप 0 डालते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx के इक्वल। तो इसकी वैल्यू हमने fx के इक्वल रख दी और बाकी जगह t की जगह पे हम 0 डाल देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा इक्वेशन, T2 माइनस T1 x बाय L प्लस T1, ओके। नाउ अब हमें अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो ये हम कैसे मिलेगी, बाकी सारे टर्म्स को अपन उस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। सो वी गेट Vx0 इज इक्वल टू fx माइनस T2 माइनस T1 x बाय L माइनस T1, ओके। सो ये हमें क्या पता चल गया कि जो हमारी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है वो होमोजेनियस बन गई इक्वेशन। और क्या क्या मिला हमें दो बाउंड्री कंडीशंस भी मिल गई, प्लस हमें एक और चीज मिल गई, दैट इज हमें इस Vx, 0 की वैल्यू भी मिल गई। और इसका आंसर तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, लाइक विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डायरेक्टली यूजिंग नो सच लॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड नो सच लॉन्ग मेथड, यू कैन डायरेक्टली टेल योर आंसर इफ यू नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ओके। So this was about this question. Now let's come to question number 37, जो कि assertion reason का question है। तो देखते हैं क्या बोलता है ये। Assertion says if u
and z1 are complementary functions and particular integral respectively. Respectively का क्या मतलब है? जो u है वो complementary function है और जो z1 है वो particular integral है of a linear partially differential equation. इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दे रखी है f d d dash z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जहाँ d डेल बाय डेल x है, d डैश डेल बाय डेल y है, देन u प्लस z1 इज अ जनरल सॉल्यूशन. तो देखिए हम सभी को पता है कि जनरल सॉल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट सॉल्यूशन, ये किस किस के सम के इक्वल है? ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के सम के इक्वल. ओके, तो इसमें यही बोला है क्वेश्चन ने कि क्या जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है हमें u प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है z1. तो क्या हमारा जनरल सॉल्यूशन u प्लस z1 के इक्वल है? तो यस, वी ऑल नो दैट ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है और आप ओडी में भी करो चाहे टीडी में करो, दोनों में ये फॉर्मूला वर्क करता है. इट इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल ओडी एज वेल एज टीडी, इसके कारण ये सही फॉर्मूला है. ओके, तो दिस क्वेश्चन मार्क्स हट जाते हैं क्वेश्चन मार्क एंड दिस फॉर्मूला इज ट्रू. तो हमें ये तो चल गया कि असर्शन तो सही है. रीजन देख लेते हैं. रीजन सेज the function u plus z1 satisfies this equation and contains. देखिए कोच, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है. अगर आप लोग ने ये चीज समझ ली ना तो आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर को समझने में दिक्कत नहीं होगी. व्हाई? बिकॉज इफ दिस क्वेश्चन सेज दैट अगर कोई भी सॉल्यूशन, ये तो अभी कंप्लीट सॉल्यूशन था, अभी हमने देखा जनरल सॉल्यूशन था, तो अगर जनरल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इट इज ओके, वेल एंड गुड. बट अगर ये करेक्ट नंबर ऑफ आर्बिट्री एलिमेंट्स तक भी जाता है, देन इट इज क्वालिफाइड टू बी अ जनरल सॉल्यूशन. इट मीन्स अगर कोई भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है प्लस इट कंटेन्स द करेक्ट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स और आर्बिट्री एलिमेंट्स, then we can say that yes, this particular solution is said to be a general solution. Okay, so reason is also right and also ये जो assertion है उसका correct reason है, because assertion में भी हमने जो बात की थी ना, आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हो रहे होंगे ना, उतनी ही बार वो पर्टिकुलर इक्वेशन डिफरेंशिएट होता है. ओके, so by this we get that assertion is true. Both A and R are true and R is the correct explanation of it. That is, we get equation first option as our answer. Let's go to the next question now. Okay, so this question is question number 39, which says for a partial differential equation which is del cube z by del x cube minus 2 del cube z upon del x square del y minus del cube z del x into del y का square plus 2 del cube z upon del y cube is equal to ex plus 1. देखिए यहाँ पर मतलब इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर जीरो नहीं है, इट मीन्स अगेन ये नॉन होमोजीनियस हो गया. अगर नॉन होमोजीनियस है ना तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो दो सॉल्यूशन के सम से बना होगा, जिससे एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी होगा और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल भी होगा. तो अब हम दोनों निकालने सीखेंगे कैसे निकालते हैं. पहले वी विल स्टार्ट विद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा कैपिटल डी है ना वो डेल बाय डेल एक्स के इक्वल है और जो डी डैश है वो डेल बाय डेल वाई के इक्वल है. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा दैट ये पूरा इक्वेशन है वो किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. इट बिकम्स डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस 2 डी डैश का क्यूब इंटू जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई. ओके, ये जो पूरा फंक्शन है ना इसको हम ऐसे भी हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ डी कॉमा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो रखा होता है जिसको हम फाई ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ओके, तो अब ये जो एफ डी कॉमा डी डैश है हमें मेनली इससे मतलब है क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं, तो हमें इससे ज्यादा मतलब होता नहीं है. तो लेट्स सी. तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ना आपके पास इस केस में पहले तो हम सीख लेते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि किस क्या के तरीके होते हैं. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को हम साथ में लेंगे इन दोनों का एंड देन हम कॉमन निकालेंगे एंड देन वी विल सिंप्लीफाई. तो आप देख सकते हैं इससे हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर डी माइनस 2 डी डैश, यहाँ से आ जाएगा माइनस डी डैश का स्क्वायर डी माइनस 2 डी डैश इज इक्वल टू हम 0 कर देते हैं. ओके, फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट डी स्क्वायर डी माइनस 2 डी डैश इंटू डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आ गया.
अब जब आप इतना कर लेते हैं ना, आपके पास अब दो मेथड्स हैं, तो मैं आपको दो मेथड्स एक जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ. दोज टू मेथड्स आर, so the first method for solving such thing is, यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड लिख रही होंगी, यहाँ पे मैं सेकंड मेथड बताऊंगी. फर्स्ट मेथड ये होता है दैट अपन या तो फिर d की जगह पे m पुट कर सकते हैं एंड d डैश की जगह पे 1 पुट कर दो. तो अगर आप इस तरीके का पुट करते हो ना, तो आपके जो सॉल्यूशन जो आ रहे होंगे ना आंसर्स, वो आएंगे m1 m2 m3 इस तरीके के फॉर्म में आ रहे होंगे. तो आप इसको कैसे लिखोगे? इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ फाई सच दैट फाई 1 y प्लस m1x देन फाई 2 y प्लस m2x. आप इस तरीके के फॉर्म में आंसर्स को लिख रहे होते हो. मतलब अगर आप d को m लेते हो और d डैश को 1 लेते हो, तो जो आंसर होगा ना m1 m2 m3 जो फैक्टराइज होकर वैल्यूज निकल के आई होंगी ना m की, वो आप x के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखोगे और y को आप एज इट इज लिखोगे. y के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा होगा. सेम हियर इसका ऑपोजिट केस होता है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे जो केस होता है इट इज दैट अगर आप d की जगह पर 1 रखते हो और d डैश की जगह पर अगर आप m रखते हो, तो आपके आंसर्स किस फॉर्म में आएंगे? अगर m1 m2 m3 के फॉर्म में आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इट बिकम्स फाई 1 उल्टा हो जाएगा x प्लस m1y प्लस और मे बी कॉमा माइनस कुछ भी हो सकता है. वो मैं तो अभी फंक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. तो x प्लस m2y इस फॉर्म में आपके आंसर्स आ रहे होते हैं. ओके, तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए. बहुत स्टूडेंट्स रैंडमली कुछ भी लगा लेते हैं, कभी ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, कभी ये फॉर्मूला लगा रहे हैं एंड मिसमैच कर रहे हैं. इट इज रॉन्ग. तो हमें ये तो पता चल गया. तो अभी हम फॉर सिंप्लिसिटी वी आर यूजिंग फर्स्ट केस. यू कैन इवन यूज सेकंड केस इफ यू वांट. तो फर्स्ट केस के हेल्प से हमारे पास क्या है? d इज इक्वल टू m d डैश और उसकी वैल्यू 1 रखनी है. तो हमारे पास हमें पता है सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू उतनी आ चुकी थी विच इज d माइनस 2d डैश in one bracket and then d square minus d dash का square in the other bracket. तो हम यहाँ पे लिखते हैं d की जगह पे m and d dash की जगह पर 1. तो हमारे पास ये आ जाएगा and m square minus 1 is equal to 0. So we get m की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? 2 and then इसकी हेल्प से आ जाएगा प्लस माइनस 1. तो हमारे पास m की 3 वैल्यूज आ चुकी है. तो एक को हम मानेंगे m1 m2 and m3. तो आपको पता है कि इसकी हेल्प से रिजल्ट के हेल्प से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? It will be phi 1 y plus m1 कितना है? 2, that is y plus 2x plus phi 2 y plus x plus phi 3 y minus x. Okay, this is our answer. Now you cannot say, देखिए मैंने m1 इसको कंसीडर किया, m2 इसको कंसीडर किया, m3 माइनस वाले को कंसीडर किया. इट डज नॉट मीन कि आप कुछ और नहीं कर सकते. m1 m2 m3 तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से प्लेस करना है. नाउ आपको मतलब अंदर की चीजों से. ओके, दिस फाई 1 एंड फाई 2 और फाई 3 आर जस्ट शोइंग दी फंक्शन. आपको मतलब अंदर की चीजों से, राइट. तो फर्स्टली आप थिंक एक y प्लस 2x होना ही होना चाहिए. सेकेंड y प्लस x भी होना चाहिए एंड y माइनस x भी होना चाहिए. वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड हियर इज y माइनस एक्स हो, अगर मैं इसके आगे ना माइनस को साइन लगा देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बिकम फाई 3 x माइनस वाई, राइट. तो ये कोई इसमें कोई परेशानी नहीं होगी बिकॉज एडिंग माइनस 1 इट इज जस्ट अ कांस्टेंट. इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ओके, तो मेरे पास y प्लस 2x होना चाहिए, y प्लस x या फिर y माइनस x या फिर x माइनस y होना चाहिए. तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में किस तरीके से क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं. एज वी सॉ ए और सी ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. तो देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास y प्लस 2x होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है. क्लियरली आपको एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि ये वाला सही है ये गलत है. आगे देखते हैं. x प्लस y भी है इसमें, x प्लस y भी एंड x माइनस y भी दोनों में है, बट सिर्फ ये जो है डिफरेंशिएट कर रहा है, therefore a इज द राइट ऑप्शन. तो हमें इतना पता चल गया कि हमारा a राइट ऑप्शन है. नाउ वी विल सी अबाउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में हम देख रहे होंगे. Now, for starting this concept, particular integral, आपको कुछ चीजें I have to tell you like beforehand, which is that particular integral ना हम इस तरीके से लिखते हैं, which is f जो हमने f d comma d dash and then यहाँ पे आ जाता है phi ax plus by. जो अपन के क्वेश्चन में e की पावर x plus y है ना, उसी को हम कंपेयर करेंगे phi ax plus by से. अब इसमें अपन के पास इसको सॉल्व करेंगे ना, दो वेज होते हैं. मतलब इट्स नॉट वेज बट दो तरीके ही होते हैं. लेट्स जस्ट सी. इट इज हम d की जगह पर ना a डाल देते हैं एंड d डैश की जगह पर b डाल देते हैं. इफ
ये हम मतलब दो तरीके हैं, दिस इज द फर्स्ट वे एंड दिस इज द अदर वे. Wait, let me just make a chart and make it even more clear to you all. Okay, so we will be studying two methods. First method and this is the second method. First method is if d की जगह पर a डालने से और d डैश की जगह पर b डालने से अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हम क्या करेंगे. एंड सेकेंड मेथड से अगर इसकी वैल्यू a और b डालने पर जीरो आ जाती है तो हम क्या करेंगे. तो अगर जीरो नहीं आती है तो अब हम क्या करते हैं, वी डू इट. हमारा आंसर क्या होता है, हम f a कॉमा b तो डाल ही देते हैं और हम इंटीग्रेट करते हैं इस पाई ए एक्स प्लस बी वाई को. हम इसको ना एस हम टी लिखते हैं और हम डी टी से इंटीग्रेट करते हैं. और इंटीग्रेट कितनी नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं, हम एन टाइम्स करते हैं. वो एन कितना होता है, कितने फैक्टर्स बन के आए, ये हमारा एन होता है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. एंड सेकेंड मेथड से कि अगर ए कॉमा बी जीरो हो जाता है तो आपका आंसर कितना होता है, इट बिकम्स एक्स अपॉन एन, एक्स की रेस टू पावर एन, डी की पावर एन, एन फैक्टोरियल. एंड हियर हम फाइव ए एक्स प्लस बी वाई को एज इट इज लिख रहे होते हैं. ओके, तो दोनों में डिफरेंस है, अगर जीरो आता है नहीं आता है तो इट इज कंसिडरेबल कि आपको पता होना चाहिए. नहीं पता होगा तो आप जाके नहीं सॉल्व कर पाओगे. तो लेट्स नाउ सॉल्व. जो भी अभी हमने फॉर्मूला देखा उसका हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा आया क्या था, लाइक हमारा एफ डी डी डैश क्या है. तो वी नो हमारा एफ डी डी डैश हमने फैक्टराइज करने के बाद ये मिला था, दैट इज डी माइनस टू डी डैश ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर. ये हमारा था एफ डी कॉमा डी डैश. ओके, अब अगर आप देखते हैं तो ऑल्सो हमारा जो फाइव ए एक्स प्लस डी वाई है ना, ये क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट इज ई के पावर एक्स प्लस वाई. तो कंपेयरिंग करने के बाद आपको मिलेगा कि ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू वन. नाउ अगर आप a1 और b इज इक्वल टू 1 को इसमें डालते हो, दैट इज d और d डैश की जगह पे डालते हो, तो आपको यहाँ पर डालने से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इट इज अ नॉन जीरो टर्म, बट यहाँ डालने से जीरो मिल जाएगा. लेट अस फैक्टराइज इट मोर एंड सॉल्व इट. तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, विच इज 1 अपॉन d माइनस टू डी डैश इंटू, देखिए डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो हम वही कर रहे होंगे, डी प्लस डी डैश इंटू डी माइनस डी डैश. एंड यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस वन. ये हमारा फाइव ए एक्स प्लस डी वाई है. तो अब देखिए पहले तो हम नॉन जीरो वाली कंडीशन देख लेते हैं. जहाँ जहाँ पे नॉन जीरो आएगा ए और बी डालने पर तो हम उसको एक्सेस करेंगे और जहाँ जहाँ पे जीरो आएगा उसको पहले साइड कर लेते हैं. तो देखिए A1 और B1 डालने पर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत यहाँ पर होगी. तो इसको हम साइड कर देते हैं, इसको हमने साइड इस तरीके से कर दिया. एंड जहाँ जहाँ पे इसमें और इसमें दिक्कत नहीं थी हमें, तो इसमें हमने एज इट डाल दिया. तो यहाँ पर डालने से मेरे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस वन बाई टू. एंड यहाँ पर डालने से यहाँ पर डालने से मेरे पास आएगी वैल्यू माइनस वन बाय वन इटसेल्फ. एंड यहाँ पर डालने से आई विल गेट वैल्यू एज टू वन. एंड यहाँ पे डालने से विल गेट वन बाय टू. एंड ये क्या है, ए एक्स प्लस वाई. कितने फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है, दो फैक्टर है, मीन्स एन की वैल्यू टू हो गई. और तो मतलब हम दो बार इंटीग्रेट कर रहे होंगे ई की पावर टी डी टी से. तो दो बार आप इंटीग्रेट करके देख लो, इसकी वैल्यू ई की पावर टी ही रह रही होगी. तो वी गेट वन अपॉन डी माइनस डी डैश ब्रैकेट में माइनस वन बाई टू. एंड हियर वी गेट ई की पावर टी. इस कॉन्स्टेंट को हम पहले बाहर कर देते हैं, माइनस वन बाई टू को तो हमने भारी कर दिया. अब हम क्या देख रहे हैं कि वन अपॉन, अगर मैं इसमें डालती हूँ मतलब डी माइनस डी डैश में वैल्यू डालती हूँ ए और बी की, तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा. इट मीन्स मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स लिख लेते हैं. ये फॉर्मूला है, इट इज, देखिए एक ही टर्म है तो यहाँ पे एन की वैल्यू वन है इस केस में. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई टू. एंड हियर x रेज टू पावर वन अपॉन d कितना है, वन की पावर वन इंटू वन फैक्टोरियल एंड e की पावर x प्लस वन. तो व्हाट डिड वी गेट इज माइनस वन बाई टू एक्स ई की पावर x प्लस वाई. लेट्स सी ये कौन सा ऑप्शन बन रहा होता है. We can see that ये है हमारा ऑप्शन नंबर B. ओके, देखिए B और D इट इज क्वाइट सिमिलर, जैसे माइनस का फर्क है. तो हमें मिल गया कि A and B are answer. Therefore, fourth option is the correct option over here. So this we have to solve this such kinds of question. Now let's move on to the other question. This is the last question of this video.
विच इज क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन में इन्हें क्या बोल रखा है, दिस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक कब होगी। तो देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हाइपरबोलिक कब होता है, तो मैं आपको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता देती हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास ये दे रखा हो ना कि a z x x प्लस b z y y c दिस इज x y प्लस d z x f ऑफ z इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा होता है और हमें मतलब देखिए आप इस तरीके का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, तो अब हमें बताना है कि हाइपरबोलिक कब होगा, पैराबोलिक, इलिप्टिक कब होगा। मैं आपको तीनों केसेस बता देती हूँ सो दैट बाकी सारे क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प हो जाए। तो अगर हम सबसे पहले तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पर अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो आपको समझ जाना है कि दिस इज हाइपरबोलिक की कंडीशन है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है अभी हमसे। अगर बट इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो इट मीन्स ये पैराबोलिक की कंडीशन बोल रहा है, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो ये इलिप्टिक की कंडीशन की बात कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम b का माइनस 4ac निकालेंगे। इसके बाद सिंस हमारे क्वेश्चन ने हाइपरबोलिक बोल रखा है तो हमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन से मतलब है, सेकंड थर्ड से मतलब नहीं है। तो फर्स्टली लेट अस फाइंड a b c क्या है, तभी तो हम b का माइनस 4ac निकालेंगे। तो यू कैन सी इस दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद वी कैन सी दैट a की वैल्यू आ रही है इसमें x स्क्वायर, b की वैल्यू आ रही है माइनस एक्स ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 1 एंड देन c की वैल्यू आ रही है y स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ऑल दीज आर आवर वैल्यूज। अब हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अवर b स्क्वायर माइनस 4ac इज b स्क्वायर इट विल बी माइनस एक्स y माइनस स्क्वायर minus 4a and this is c. ओके, नाउ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। क्या मिलेगा हमें, विल गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। कॉमन निकाल लेंगे अगर हम तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर एंड देन इन ब्रैकेट वी गेट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ना इस पूरी टर्म को ग्रेटर देन 0 बना के चलना है। नाउ अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं। तो एज यू कैन सी दैट हमारे फर्स्ट ऑप्शंस में देखिए दो ही चीजों की बात की गई है, या तो x को 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और या तो y को 1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होना चाहिए। तो देखिए हमें क्या क्या चेक करना है, x की वैल्यू 0 है कि नहीं, पहला ये चेक करना है, y की वैल्यू 1 है कि नहीं, फिर ये चेक करेंगे। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दी तो आपको पता है ये 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इट मीन्स ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पैराबोलिक की कंडीशन हो जाएगी। देयरफॉर ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, विच मेक्स सेंस दैट x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमें मिल गया कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब क्या y की वैल्यू 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेट्स सी। अगर मैंने y की जगह 1 डाल दिया तो this term will become 0 and this term will also become 0, making this whole term equal to 0, which implies कि ये पैराबोलिक की कंडीशन हो जाएगी। बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स y की वैल्यू भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये केस होता है जब x भी 0 नहीं है y भी 0 नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि यस हमारा जो इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक इक्वेशन बना सकता है। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाता है, as we can see it is option number 3 which says x is not equal to 0 and y is not equal to 1. So आज की वीडियो के लिए बस यही था। I hope my words would have like really helped you out, and thank you so much. If you have any such questions regarding this, you can ask me in the comment section.